हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे समरी ऑफ लॉ स्प्रिंग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में मैंने थोड़ा और इजी करने के लिए आपके लिए हर एक स्लाइड के नीचे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं जिसमें इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीनिंग है, जिससे कि आपको और बेटर उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ लॉ स्प्रिंग। As we all know, spring is the season associated with optimism and hope. It also works as a metaphor for the childhood stage of our life. Right from the time we are born until late childhood, every child hopes for new beginnings and a bright future. The phase of childhood is all about innocence, energy, and tremendous inclination towards outdoor activities along with fun and play. And playtime does not have any limits. It is also a time of getting more skill and knowledge and going to school. तो इस पैराग्राफ में हमें जनरल बताया उन्होंने कि एक स्प्रिंग जो सीज़न होता है बहुत ही अच्छा सीज़न माना जाता है, बहुत ही ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ और बहुत होपफुल सीज़न होता है। जैसे वसंत का जो मौसम होता है, स्प्रिंग का जो सीज़न होता है वो बहुत ही खुशियों भरा होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में चाइल्डहुड भी बहुत खुशियों भरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड हमारे जीवन की स्प्रिंग है। राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं और जब तक हमारा बचपन रहता है, हर एक इंसान जो है वो उसके मन में, हर बच्चे के मन में ये होप रहती है कि कुछ नया होगा उसके जीवन में, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो जो चाइल्डहुड का पूरा फेज़ है, जो समय है, वो इनोसेंस, एनर्जी और बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत खेल कूद मज़ा होता है। और प्ले टाइम डज नॉट हैव एनी लिमिट, और तो और कि कितनी देर हम खेलेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल एंड नॉलेज एंड गोइंग टू स्कूल। ये तो हम सबको पता है कि चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम और ज़्यादा सीख सकते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इसके कंट्रास्ट में जो चैप्टर का नाम है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का खो जाना। तो ये चैप्टर लिखा है अनीस यूंग ने, जिसमें कि वो बात करता है कि ये पूरे नेशन के लिए एक शेम की बात है कि बच्चों को फोर्स किया जाता है गरीबी भरी और एक्सप्लॉयटेशन भरी ज़िंदगी जीने के लिए, जहाँ पे उनसे तरह तरह के काम कराए जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। तो मेन टू प्रोटैगनिस्ट जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, वो हैं साहिब आलम और मुकेश, जो कि अपनी चाइल्डहुड जी ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का और अनपढ़ता का जो बर्डन है वो उन्हें सहना पड़ता है इन देयर मिजरेबल स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इस चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ा है कि दो स्टोरीज हैं, इन दोनों बच्चों की डिफरेंट स्टोरीज हैं, और ऑथर जो है वो हमें दिखाता है कि उनकी स्टोरीज में कितना तकलीफ है, दुख है, फिर भी वो अपना दृढ़ निश्चय और अपना धैर्य वो भी उनका कायम है, और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैसेज ऑफ द चैप्टर of the story. The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic conditions. These children are not given the opportunity of schooling and are compelled to start working early in life. The author Anis Young strives hard to eliminate child labor through her book. She supports the education of children and enforcement of strict laws against child labor by the government. The message is to put an end to child exploitation. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। डिप्लोरेबल मतलब कि खेदजनक, सॉरी स्टेट।
कंपेल्ड मतलब कि मजबूरी में उन्हें ये काम करना पड़ता है। तो ये जो स्टोरी है इसका मेन टॉपिक क्या है कि जो पुअर चिल्ड्रन है उनकी कंडीशन कितनी दर्दनाक है, कितनी खेदजनक है, जिसकी वजह से कि वो बचपन के छोटे छोटे जो खुशी के पल होते हैं वो भी नहीं उन्हें मिलते हैं, क्योंकि उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है। इन बच्चों को जो है पढ़ने की भी सहूलियत नहीं है और उन्हें मजबूरी में बहुत जल्दी ही बचपन में काम करना शुरू कर देना पड़ता है। जो ऑथर है अनीस यंग, उसने पूरी कोशिश की है कि चाइल्ड लेबर को हटाया जाए। अपनी बुक के थ्रू उसने ये मैसेज देने की कोशिश की है। उसने बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट किया है और स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। ये मैसेज भी उसने दिया है अपनी इस स्टोरी के थ्रू। फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इसके समरी और इसके नोट्स देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अनफॉर्चुनेट रैग पिकर्स, मतलब कि रैग पिकर्स की स्टोरी है ये। सेकेंड पॉइंट है द रैग पिकर्स माइग्रेट फ्रॉम ढाका एंड फाइंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी, कि जो रैग पिकर्स हैं वो ढाका से आए हैं और सीमापुरी में रहने लग जाते हैं। They end up losing their fields and homes due to storms. They then come to the big city to find a living but are poor. वो यहाँ क्यों आए हैं? एक आजीविका की तलाश में, पर वो गरीब हैं। The writer feels awful to see Sahib, a rag picker whose name also means the ruler of earth. But the poor child has lost his childhood and roams barefooted with his friends. जो पहला लड़का जो उसके सामने आता है जिसकी स्टोरी है ये, वो है साहिब, मेन कैरेक्टर है। वो भी एक रैग पिकर ही है और उसके नाम का जो अर्थ है उसका मतलब होता है रूलर ऑफ अर्थ। बट जो पुअर चाइल्ड है उसका सारा चाइल्डहुड जो है वो तबाह हो चुका है और वो बाकी बच्चों के साथ नंगे पैर घूमता रहता है। एवरी मॉर्निंग साहिब इज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड्स। उसके पड़ोस में जो साहिब है वो गोल्ड ढूंढता रहता है, कूड़े में से गोल्ड ढूंढता रहता है। तो गोल्ड एक्चुअल में इसमें किसको कहा गया है? कूड़े को कहा गया है, गार्बेज को कहा गया है। गार्बेज इज एक्चुअली द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ गार्बेज जो है वो बड़ों के लिए तो जीने का सहारा है और जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है? उनके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स द चिल्ड्रन फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। कभी कभी उन्हें इसमें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। Even these kids have desires and ambitions, but they have no clue about how to achieve them. There are many things and that are unreachable to them, for instance shoes, tennis and similar stuff. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आम बच्चों के लिए बहुत कॉमन हैं, जैसे कि शूज़, टेनिस और इस तरीके की चीज़ें, बट उन बच्चों के रीच से वो सारी चीज़ें बाहर हैं। लेटर ऑन Sahib starts working at a tea stall where he earns 800 rupees and also gets to eat all the meal. But the job takes away his freedom. अब आखिर में क्या होता है? साहिब को एक टी स्टॉल पे काम करने का मौका मिलता है। वहाँ उसे 800 रुपये भी मिलते हैं काम करने के, खाना भी मिलता है, पर वो खुश नहीं है, क्योंकि जब वो एक रैग पिकिंग का काम कर रहा था तो वो फ्री था, उसकी फ्रीडम थी। पर अभी उसको जो है रिपोर्ट करना पड़ता है, उससे काम करना पड़ता है, तो इस करके वो उस काम को करके खुश नहीं है। सेकेंड पार्ट की हेडिंग है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश की स्टोरी है। द सेकेंड पार्ट इज अबाउट द लाइफ ऑफ मुकेश, हु कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। Firozabad is quite popular for its glass blowing industry. Around 20,000 children are a part of this business, and any law that forbids child labor is brutally ignored here. तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश जो है वो बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, उसका काम बैंगल मेकिंग है और यहाँ पर करीब 20,000 बच्चों से ये काम कराया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जितने भी लॉज बने हैं चाइल्ड लेबर के, उसे वो बुरी तरह से यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ऑल्सो द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द लिविंग कंडीशंस आर पैथेटिक, मतलब दयनीय। चिल्ड्रन लिविंग इन डिंजी सेल्स वर्क अराउंड हॉट फर्नेसेस, भट्टियों में काम कराया जाता है उनसे।
that make them blind when they enter adulthood. Since they are weighed down by debt, they cannot think or find any way to escape this trap. क्योंकि उनके ऊपर हमेशा कर्ज चढ़ा रहता है, इसलिए वो उस कर्ज के बोझ के तले वो सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई और तरीका भी होगा इस ट्रैप से, इस चंगुल से बाहर निकलने का। और जो उनका काम और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं वो है पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स। वो उनके रास्ते की रुकावट है, उन्हें प्रोग्रेस करने ही नहीं देते हैं। मोस्ट वीमेन इन सच फैमिलीज थिंक दैट दिस इज़ देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। अब जो ज़्यादातर औरतें हैं वो भी जो परंपरा चली आ रही है, उनको लगता है परंपरागत काम है, हमें यही करना है, और फेट मतलब किस्मत, ये उनकी किस्मत है, उन्हें यही करना है। बट मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक्स देयर। पर जितने भी और लोग हैं उनसे सबसे अलग है मुकेश। ही हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। उसका सपना है कि वो बड़े होकर मोटर मैकेनिक बने। द गराज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। और उसका सपना इतना दृढ़ है कि उसके घर से काफ़ी दूर है गराज जहाँ वो काम सीखने जाना चाहता है, पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वॉक करके भी वहाँ जाता है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पिछली वीडियो में एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। द फुल नेम ऑफ साहिब द रैग पिकर इज साहिबे आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. As per his name, he should live like a king. The irony is that he is barefoot rag picker who lacks even the basic necessities. तो ये तो हमें पता ही है कि वो कितना गरीब है, जबकि उसके नाम का अर्थ जो है वो है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो एक आयरॉनिकल एलिमेंट है ये स्टोरी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइफ्स। ये हम कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि हमने कुछ नहीं डिस्कस किया था तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। The bangle makers of Firozabad are exposed to multiple health hazards while working. Many of them are children who work near hot furnaces during daylight. Often they lose their eyesight before adulthood. Years of mind-numbing toil have killed their willpower and the ability to even think of taking up another profession. They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politicians, authorities, money lenders and middlemen. माइंड नंबिंग टॉयल मतलब दिमाग सुन हो जाए, इतनी कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती थी। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार गलियों में रहते थे। चोक्ड विद गार्बेज, हैविंग रूम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज, ओवर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल मतलब जैसे आदि मानव रहते थे जानवरों के साथ, वैसे वो लोग रहते थे। They have not even enjoyed even one full meal in their entire lifetime because of their poverty. These are some of the difficulties which these people have faced. तो ये कुछ difficulties हैं जो कि इन लोगों को जिनको फेस करना पड़ता है। ये हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश's एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साहिब, वाई, और क्यों डिफरेंट है उसका एटीट्यूड। दोनों ही गरीब हैं पर दोनों की सोच, दोनों का जो नज़रिया है अपनी हालातों की तरफ वो अलग अलग है। क्यों है ऐसा? मुकेश बिलोंग्स टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली बट ही इज नॉट कॉन्टेंट विद हिज प्रोफेशन. He dares to dream of becoming a car mechanic. He has strong willpower and wants to achieve what he dreams, unlike other people in his family. In contrast to this, Sahib is a rag picker who is content with his life but becomes unhappy when he gets a job at the tea stall, even though now he earns more and on a regular basis. Sahib is unhappy because he has lost his independence, which he had as a rag picker. However, Sahib accepts his new situation, whereas Mukesh dares to want to break free from the tradition. दिस इज बिकॉज मुकेश इज मोर करेजियस एंड डिटर्मिन्ड देन साहिब। तो पूरा का पूरा एटीट्यूड का जो पूरा खेल है वो यहाँ अगर रुक जाता है कि मुकेश जो है वो ज़्यादा करेजियस है, डिटर्मिन्ड है, साहिब उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि साहिब को अच्छी नौकरी मिलती है, उसको खाना भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, पर उसको ऐसे लगता है मेरी आज़ादी छीन गई है क्योंकि मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। जबकि मुकेश जो है वो अपनी सारी परंपराओं को तोड़ कर आगे बढ़ना चाहता है।
अब आ जाते हैं एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर. नन ऑफ देम न्यू दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस with high temperatures in dingy cells without air and light. As citizens of this country, what do you think is our duty? What steps can youngsters like you take to reduce poverty? तो ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको अपने व्यूज लिखने हैं. तो वैसे भी आप किसी भी और राइटिंग में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये सेम पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कि पॉवर्टी मिटाने के लिए एज यंगस्टर्स, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आप क्या कर सकते हो. आंसर देख लेते हैं. आर ड्यूटी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज टू फोल्ड. फर्स्टली वी शुड अरेंज फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सच सिटीजन. तो पहला काम क्या है? एजुकेशन दिलाना. सेकेंडली वी शुड ऑल्सो एजुकेट देयर पेरेंट्स अबाउट द इल्स एंड डेंजर्स ऑफ मेकिंग देयर चिल्ड्रन वर्क इन इनह्यूमन कंडीशंस. तो पेरेंट्स को भी ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के ख़राब हालातों में बच्चों से काम करवाना सही नहीं है. These duties can be carried out in various ways. The youth can work with NGOs working in this area by joining them on a part-time basis to create an awareness among both the parents and their children of their rights and duties. They can even devote some of their time for coaching the poor children. तो दो चीज़ें कर सकते हैं यूथ. NGOs को ज्वाइन कर लें, अवेयरनेस क्रिएट करें, और दूसरा कि वो कोचिंग करें पुअर चिल्ड्रन की, उनको पढ़ाएं. For ensuring a better livelihood for the parents, a cooperative society or cooperative societies can be created which provide loans to the parents to establish and run their own small businesses. The parents can also attend night schools under the adult education schemes. Here again, the youth can make an important contribution by imparting education at such centers. बात आ जाती है काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा. तो उसके लिए है कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन्हें कि बनाया जा सकता है, जो कि पेरेंट्स को लोन दें ताकि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस कर सकें. पेरेंट्स भी नाइट स्कूल में अडल्ट एजुकेशन स्कीम के अंडर पढ़ सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं. यहाँ पर भी यूथ की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो एजुकेशन दे सकते हैं ऐसे सेंटर्स पर जहाँ पर कि एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर. इट इज कर्म हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश हिज grandmother. The above lines show the bangle makers of Firozabad have lost all hope. Do you feel that a God-given lineage can be broken? Why or why not? Write an article in about 120 to 150 words. Again, value based question है. क्या आपको लगता है कि कोई भगवान ने तुम्हें कहा है नीचे जाकर तुम्हें चूड़ियां ही बनानी है? तो क्या हम इस विश्वास को, इस सोच को तोड़ सकते हैं, हाँ या नहीं? और इसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिखो. अगेन ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको विल पावर, डिटर्मिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है. देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर. द पीपल हु हैव द फायर ऑफ डिज़ायर इन देयर हार्ट्स क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी. बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ये, फायर ऑफ डिज़ायर. ये फ्रेज बहुत अच्छा लग रहा है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति की आग होनी चाहिए आपके दिल में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. One will face hardships throughout his path, but only they will reach the destination who have the courage to fulfill their dreams. तो दूसरा important part कहाँ आ गया? Courage. आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने ड्रीम्स को पाने की. History and even the society we live in are replete with examples of such people who fought their unfavorable and pathetic conditions and emerged as winners. यानी कि इतिहास गवाह है कि हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कि एक से एक मुश्किल हालातों को उन्होंने फेस किया और एक विनर की तरह सामने आए. बाय द sheer force of determination, an individual can accomplish the task that seem difficult. तो दूसरा आ गया sheer force of determination. Although the lack of opportunities is many a times a hurdle, yet a man has the ability to rise above his circumstances. कई बार ऐसे हो जाता है opportunities नहीं मिलती, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक hurdle है, रुकावट है. पर एक आदमी के अंदर, एक इंसान के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने सर्कमस्टेंसेस से पार पा सके. द फैक्ट इज़ दैट वंस ऑक्यूपेशन इज़ नॉट अ गॉड गिवन लाइनेज, कि हमें कोई भगवान ने नहीं बोल के भेजा नीचे कि तुम यही काम करने वाले हो. इट इज़ जस्ट अ डिक्टेट. डिक्टेट मतलब एक फरमान है कुछ जो स्वार्थी लोगों ने बना दिया है ताकि सब लोग काम वही करते रहें जो वो चाहते हैं.
वन शुड नॉट फॉरगेट दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और बहुत ही प्यारी सी कहावत है ये, कि हमें इसे भूलना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो हमें इस कहावत को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए और अपने जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पाने के रास्ते ढूंढते रहने चाहिए। तो इसी के साथ हमारे मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, सब डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है पर मैटर इससे अलग बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको जो भी आंसर्स में जहाँ भी जो भी मैटर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़कर उसके हिसाब से उसे उस आंसर में फिट कर लीजिए जो कि आपसे पूछा गया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।